हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोपी शुक्ला पाठ के प्रश्नोत्तर। ये पाठ आपकी संचयन पुस्तक का आखिरी पाठ है, जिसे राही मासूम रजा ने लिखा है। ये राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास का एक अंश मात्र है। पाठ सार हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर तो करेंगे ही, इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ टोपी शुक्ला। पहला प्रश्न है, इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? तो इसका उत्तर लिखना है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। टोपी का इफ़न की दादी से भी बहुत गहरा नाता था, क्योंकि जो प्यार और अपनापन टोपी को उसके घर में नहीं मिला, वह इफ़न और इफ़न की दादी से मिला। इसलिए कहा जा सकता है कि इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है, इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? तो इसका उत्तर होगा कि इफ़न की दादी जमींदारों के परिवार से आई थी, इसलिए वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी न थी, परंतु उनका विवाह मौलवी के साथ कर देने के कारण उन्हें पाबंदी में रहना पड़ता था। उन्हें पीहर का घी, दूध, दही और कच्ची हवेली दादी के पीहर के घर का नाम था और वहां की स्वतंत्रता याद आती रहती थी। इसलिए इफ़न की दादी अपने पीहर जाना चाहती थी। नेक्स्ट है, दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? तो इसका आंसर होगा कि दादी की शादी एक मौलवी परिवार में हुई थी और मौलवियों के घर में शादी ब्याह के अवसर पर कोई गाना बजाना नहीं होता। इसी वजह से दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि वहां पर गाने बजाने पर पाबंदियां थी। नेक्स्ट है, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका उत्तर होगा कि अम्मी शब्द सुनते ही टोपी के घर वाले सकते की स्थिति में आ गए। उन्हें लगने लगा कि जैसे उनकी परंपरा और संस्कृति की दीवारें डोलने लगी हो। उन्हें लगा कि उनका बेटा टोपी शुक्ला बुरी संगति में फंस गया है और टोपी के सच बताए जाने पर घर में उसकी खूब पिटाई भी हुई। नेक्स्ट है, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? तो इसका उत्तर होगा कि 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में एक विशेष महत्व रखता था, क्योंकि उस दिन टोपी के मित्र इफ़न के पिता का तबादला हो गया था और उसका मित्र उसे छोड़कर मुरादाबाद चला गया और इसी दिन उसने कसम खाई कि वह तबादला होने वाले मित्र के साथ कभी दोस्ती नहीं करेगा। तो इसी दिन में टोपी अकेला भी हो गया था और बाद में वह किसी से दोस्ती भी नहीं कर पाया। इसीलिए 10 अक्टूबर सन 45 का दिन उसके जीवन में महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही? तो इसका उत्तर होगा कि टोपी की दादी का स्वभाव सख्त और अनुशासन प्रिय था। वे हमेशा टोपी को डांटती और फटकारती रहती थी। उसके विपरीत इफ़न की दादी असीम प्यार से भरी थी। वे कभी बच्चों को डांटती नहीं थी, उसे बड़े प्यार से अपने पास बैठकर बातें करती थी। इसलिए टोपी ने दादी के इसी स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण इफ़न से दादी बदलने की बात कही। नेक्स्ट है, पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? इसका उत्तर लिखेंगे हम कि इफ़न को
अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह सबसे ज्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार इफ़न को डांट देती थी और कभी कभी तो मार भी दिया करती थी। बड़ी बहन भी अम्मी की ही तरह डांटती और मारती थी और अब्बू भी कभी कभार घर को न्यायालय समझकर अपना फैसला सुनाने लगते थे। बस एक दादी ही थी जिन्होंने कभी भी किसी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया था। यही कारण था कि पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से विशेष स्नेह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगने लगा? इसका आंसर लिखेंगे कि इफ़न की दादी जितना प्यार इफ़न से करती थी उतना ही टोपी से भी करती थी। दादी दोनों को ही कहानियां सुनाया करती थी और इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा इसलिए भी लगा क्योंकि टोपी इफ़न के घर में केवल दादी से ही मिलने जाया करता था। नेक्स्ट है, टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथा के आलोक में अपने विचार लिखिए। तो इसका आंसर होगा कि टोपी हिंदू धर्म का था और इफ़न की दादी मुस्लिम, परंतु जब भी टोपी इफ़न के घर जाता तो दादी के पास ही बैठता। उनकी मीठी पूर्वी बोली उसे बहुत अच्छी लगती थी। दादी पहले अम्मा का हालचाल पूछती। दादी उसे रोज कुछ न कुछ खाने को देती, परंतु टोपी खाता नहीं था। अतः दोनों का रिश्ता जाति और धर्म से परे प्यार के धागे से बंधा था। यहाँ पर लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जब रिश्ते प्रेम से बंधे होते हैं तब धर्म मजहब सब बेमानी हो जाते हैं। नेक्स्ट है, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, तो बताइए जहीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? यहाँ जहीन से तात्पर्य है समझदार या बुद्धिमान। तो इसका उत्तर होगा कि जहीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के निम्न कारण थे। 2 साल फेल हुआ तो दोनों साल के कारण हमने अलग अलग बिंदुओं में आपको समझाए हैं। तो पहले साल क्या हुआ था कि जब भी वह पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू को कोई न कोई काम निकल आता था, या उसकी माँ राम दुलारी कोई ऐसी चीज मंगवाती जो नौकर से नहीं मंगवाई जा सकती, जिसे उसे पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिल पाता था। इस कारण से वह फेल हो गया। और दूसरे साल उसे मियादी बुखार यानी टाइफाइड हो गया था और पेपर नहीं दे पाया, इसलिए फेल हो गया था। इसमें अगला पार्ट है, एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर होगा कि एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को कई भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे वह अध्यापकों की हंसी का पात्र होता, क्योंकि कमजोर लड़कों के रूप में अध्यापक उसका ही उदाहरण देते थे। फेल होने के कारण उसके कोई नए मित्र नहीं बन पाए। मास्टर उसकी किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं देते थे। वह किसी से शर्म के मारे खुलकर बातें नहीं कर पाता था। नेक्स्ट है, टोपी की भावात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुलझाइए। उसका आंसर होगा कि बच्चे फेल होने पर भावनात्मक रूप से आहत होते हैं और मानसिक रूप से परेशान रहने लगते हैं। वे शर्म महसूस करते हैं। इसके लिए विद्यार्थी के पुस्तकीय ज्ञान को न परखा जाए, बल्कि उसके अनुभव और अन्य कार्य कुशलता को भी देखकर उसे प्रोत्साहित देने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। ऐसे बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षकों को
इस तरह के बच्चों को समझने के लिए उचित मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा परिवार वालों को उसकी भरपूर मदद करनी चाहिए, न कि उसे कमजोर कहकर उस पर व्यंग्य कसने चाहिए। नेक्स्ट है, इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? तो इसका उत्तर होगा कि कस्टोडियन अर्थात सरकारी कब्जा होना। दादी के पीहर वाले विभाजन के समय पाकिस्तान में रहने लगे तो भारत में उनके घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। इससे घर पर उनका मालिकाना हक भी नहीं रहा और वह घर सरकारी कब्जे में या कस्टोडियन में चला गया था। नेक्स्ट है, ये प्रश्न तो थे आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न। अब हम पढ़ेंगे पाठ्येतर या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो इसमें पहला प्रश्न है कि इरफान के पूर्वजों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, इरफान के दादा परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। वे काफिरों के देश में पैदा हुए और काफिरों के देश में मरे। वे यह वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। करबला इस्लाम का एक पवित्र जगह है। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इरफान का बाप हुआ या इरफान के पिता हुए। इसके बाद इरफान और अन्य सदस्यों के रूप में यह परिवार भारत का होकर रह गया। अगला प्रश्न है, लखनऊ आकर भी इरफान की दादी की एक विशिष्ट पहचान बनी हुई थी, स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर लिखे कि इरफान की दादी लखनऊ के पूरब की रहने वाली थी। वे जमींदार की बेटी थी जो विवाह के बाद अपनी ससुराल लखनऊ आ गई। वे यहाँ भी पूर्वी बोली बोलती थी और हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मेलजोल का जीता जागता नमूना थी। वे रोज नमाज की पाबंद थी, परंतु इकलौते बेटे को जब चेचक निकली तो उन्होंने प्रार्थना की, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। वे सदा मायके की ही भाषा बोलती रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान की दादी टोपी को अपने ही परिवार के सदस्यों के उपहास से किस तरह बचाती थी? तो इसका उत्तर होगा, टोपी जब इरफान के घर जाता तो वह इरफान की दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता। वह इरफान की अम्मी और उसकी बाजी, बाजी मतलब उसकी बड़ी बहन, उनके पास न तो जाता और ना ही बैठता। वे दोनों प्राय टोपी को उसकी बोली के लिए छेड़ती और हंसती। जब बात बढ़ने लगती तो दादी ही बीच बचाव करती और कहती कि तू उधर जाता ही क्यों है। इस पर वे टोपी को अपने परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए उपहास से टोपी को बचाती थी। अगला प्रश्न है, टोपी के पिता को भी यह पसंद नहीं था कि टोपी इरफान से दोस्ती रखे, पर उन्होंने इसका फायदा कैसे उठाया? उसका उत्तर होगा कि टोपी के पिता और घर के अन्य सदस्यों को बिल्कुल भी यह पसंद नहीं था कि टोपी किसी मुसलमान के लड़के से दोस्ती करे या उसके घर आए जाए। पर टोपी को जाति धर्म से क्या लेना देना था। टोपी के पिता ने जैसे ही जाना कि इरफान के पिता कलेक्टर है तो उन्होंने अपने क्रोध को दबाया और तीसरे दिन ही दुकान के लिए कपड़े और चीनी का परमिट ले आए। नेक्स्ट है, टोपी एक दिन के लिए ही सही अपने बड़े भाई मुन्नी बाबू से क्यों बड़ा होना चाहता था? तो इसका आंसर होगा, इरफान से दोस्ती करने के कारण जब टोपी की पिटाई हो रही थी तभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू ने दादी से शिकायत करते हुए कहा था कि यह टोपी एक दिन रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खा रहा था। तो टोपी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह कबाब को हाथ तक नहीं लगाता था। कबाब तो स्वयं मुन्नी बाबू ने खाया था। यह बात
घर न बताने के लिए उसने इकन्नी रिश्वत भी दी थी। इसका मजा चखाने के लिए टोपी मुन्नी बाबू से बड़ा होना चाहता था। नेक्स्ट है, प्रेम जाति और उम्र का बंधन नहीं मानता है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, टोपी और इफ़न की दादी में घनिष्ठ प्रेम था। टोपी कट्टर हिंदूवादी ब्राह्मण परिवार का था, तो इफ़न की दादी पक्की रोजा नमाज रखने वाली। यह भेद इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम करने से न रोक सका। एक और टोपी 8 साल का था तो इफ़न की दादी 72 साल की थी। इस पर दोनों ने एक दूसरे को अपना समझा और प्रेम के अटूट बंधन में बंधे। इसे स्पष्ट होता है कि प्रेम जाति और उम्र का बंधन नहीं स्वीकारता है। नेक्स्ट है, टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर बताइए कि टोपी को किन किन से अपनापन मिला। क्या आज के समय में भी ऐसे अपनेपन की प्राप्ति संभव है? उसका आंसर होगा कि टोपी शुक्ला पाठ से पता चलता है कि टोपी को अपने मित्र इफ़न, उसकी दादी और घर की नौकरानी सीता से अपनापन मिलता है। टोपी और इफ़न सहपाठी है जो समवयस्क है, मतलब समान उम्र के हैं और इतने निकट आ जाते हैं कि उन्हें अपनापन मिलने लगता है। इसी प्रकार इफ़न की दादी और सीता ही इफ़न के दुख को समझती है और अपनत्वपूर्ण व्यवहार करती है। इसमें अगला प्रश्न था, क्या आज के समय में भी ऐसे अपनेपन की प्राप्ति संभव है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, आज के समय में भी ऐसे अपनेपन की प्राप्ति संभव है, क्योंकि अपनेपन की राह में जाति, धर्म और उम्र आड़े नहीं आ सकते। यह दो लोगों के सोच विचार और व्यवहार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किन बातों से पता चलता है कि टोपी को इफ़न की दादी बहुत प्रिय थी? तो इसका आंसर लिखेंगे कि टोपी जब भी इफ़न के घर जाता था तो उसकी दादी के पास ही बैठता था। वह दादी की पूर्वी बोली को सुनकर खुश होता था। दादी उसके दुख और उसकी भावनाओं को समझती थी। इफ़न की अम्मी और बाजी जब टोपी की हंसी उड़ाती तो दादी बीच बचाव करके उसे अपने पास बुला लेती थी। वे टोपी को कहानियां सुनाते हुए खुश रहती थी। उनके मरने की खबर सुनकर टोपी उदास हो जाता है और रोता भी है। इन बातों से पता चलता है कि टोपी को इफ़न की दादी बहुत प्रिय थी। नेक्स्ट है, प्रेम मानवीय रिश्तों की बुनियाद है। इसमें उभरने वाले जीवन मूल्यों को टोपी शुक्ला पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, टोपी के घर में उसकी दादी, उसके माता पिता, एक बड़ा और एक छोटा भाई है, पर टोपी के लिए इस घर में कोई प्रेम नहीं है। टोपी को यह प्रेम अपने मित्र इफ़न, उसकी दादी और अपने घर की नौकरानी सीता से मिलता है। इस प्रेम में जाति, धर्म, उम्र, पद, मालिक, नौकरानी का भेद नहीं आने पाता। प्रेम के अभाव में वह अपने घर वालों से रिश्ता नहीं बना पाता, जबकि जहां उसे प्रेम मिलता है वहां नए रिश्ते बन जाते हैं। इस प्रकार निस्संदेह कहा जा सकता है कि प्रेम मानवीय रिश्तों की बुनियाद है। नेक्स्ट है, कुछ बच्चों को अपने माता पिता के पद और हैसियत का कुछ ज्यादा ही घमंड हो जाता है। इसका मानवीय संबंधों पर क्या असर पड़ता है और इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? टोपी शुक्ला पाठ के आलोक में लिखिए। तो इसका आंसर लिखें कि इफ़न के पिता कलेक्टर थे। उनका तबादला हो जाने के कारण उनके स्थान पर नए कलेक्टर हरनाम सिंह आए। वे उसी बंगले में रहने लगे जिसमें इफ़न का परिवार रहता था। जब इफ़न को याद करके टोपी उस बंगले में पहुंचा तो वहां नए कलेक्टर के तीनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने टोपी से अभद्रता से बातचीत ही नहीं की, बल्कि मारपीट भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने टोपी पर अपना
अल्सेशियन कुत्ता भी छोड़ दिया, जिसके कारण टोपी को 7 सुइयां लगवानी पड़ी। ऐसा उन्होंने अपने कलेक्टर पिता के पद और हैसियत के घमंड में किया। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति और बढ़ते घमंड को रोकने के लिए बच्चों को प्रेम, सद्भाव, भाईचारा और सभी को समान समझने की भावना, त्याग जैसे मानवीय मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए और इन मूल्यों को बनाए रखते हुए उनके सामने अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नोत्तर के बाद आप लोगों को यह पाठ और अधिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।